स्वागत है आपका दोस्तों। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे, ठीक है ना। अब हम करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये दिया है 1 की घात 6, है ना। और ऑप्शन में क्या क्या है आपका, ऑप्शन भी दे देता हूँ, इसमें ऑप्शन के सहायता से ही आप करेंगे, ठीक है। 4 क्या है ऑप्शन, 4 log b, ठीक है। और आपका 6 log b सॉरी a, ठीक है। और है आपका क्या 6 log b, ठीक है। 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वही आपको बताना है, ठीक है। बात समझ में आई। ये 1 है, 1 की घात 6 है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, और मैंने इससे पहले क्या कहते हैं आपको कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, कि ये जो पावर वाला है ना, यहाँ वाली संख्या ही एक्चुअल में जाके यहाँ पे पावर में आती है, ठीक है। तो इसको रिवर्स करके फिर से हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 log 1 का हट गया तो 6 log क्या हो जाएगा b। क्या ये है 6 log a 6, ये रहा आपका तीसरा, यही आपका आंसर है। सिंपल था बिल्कुल, बात समझ में आई। थोड़ा सा बस माइंड यूज करना है ना। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा हार्ड है, समझ में आया। ये नया है, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको जल्दी, ठीक है। देखिए ऐसा भी अगर कुछ भी दिया हो, ऐसा अगर देखिए यही देगा, अगर देगा एग्जाम में आपको तो यही देगा, इसमें से कुछ भी बदला नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बदल सकता है तो क्या है, यहाँ पे y हो सकता है, यहाँ पे 4/2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, बस यही बदलेगा, बाकी सेम प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। तो इसको याद करिए, कैसे मैं बता रहा हूँ। अगर दिया हो कहीं पे भी अंडर रूट में संख्या दिया हो, उसकी संख्या उसकी संख्या उसकी संख्या करके इनफाइनाइट तक अगर आपको पूछ दे, ठीक है, तो कैसे करेंगे। देखिए एक्चुअल में अगर हम इसको छोड़ के है ना, इसको छोड़ के अगर इसको लिखना चाहे यहाँ पे, ये वाला x जो है, ये वाला x को छोड़ के इसको अगर लिखना चाहे यहाँ, तो कैसे लिखेंगे। इसको भी तो ऐसे ही लिखेंगे ना, जैसे इसे लिखे हैं हम, अंडर रूट एक्स की घात अंडर रूट एक्स की घात अंडर रूट एक्स, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो इसमें और इसमें कुछ अंतर लग रहा पूरे में, इसमें ये भी इनफाइनाइट तक गया है, ये भी इनफाइनाइट तक, कुछ अंतर लग रहा इसमें और इसमें, इसको अंतर नहीं लग रहा है, क्यों। लेकिन यहाँ पे अंतर होना चाहिए, क्योंकि हमने एक छोड़ दिया है इसमें से, तो भी एक ही जैसा लिख रहे हैं हम, एक ही जैसा लिख रहे हैं। एक्चुअल में मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसको आप छोड़ भी देते हैं, इन्हीं का तो मान 1/2 है ना, बात समझ रहे हो। अंडर रूट एक्स का मान ही 1/2 है, बात समझ में आई। अंडर रूट एक्स का मान ही क्या है 1/2 है, ठीक है। तो इसका मान एक्चुअल में यही है, ठीक है ना, समझिए। यहाँ से मैंने यही इसीलिए दिखाया था, दोनों के मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो भी लिखो इसी का मान तो 1/2 दिया है ना। तो इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको छोड़ के इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर अलग से हमने लिखा तो भी यही हमारा आया, इसको अलग से हमने यहाँ पे लिखा तो भी तो यही आया ना। तो इसका मान क्या है 1/2 है, तो इसके जगह पे 1/2 नहीं लिख सकते हम, आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। ये इसके जगह पे क्या लिख दिए, इनके जगह पे, ठीक है ना, 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब ये जो अंडर रूट है, ठीक है, रूट है वो अगर हटेगा तो इसके स्क्वायर में चला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/, अगर यहाँ से हटता है ना तो यहाँ पे जाके 1 के बटे में हो जाता है, ठीक है। और 1/2 पहले से ही है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है, 1/4। ये किसके बराबर है, ये 1/2 के बराबर है, ठीक है ना। तो फिर से 1/2 हम यहाँ पे लिख देंगे,
यहीं पे लिखना चाहिए था, मेरे से गलती हुई, ठीक है ना, 1/2 यहीं पे। बात समझ में आई? अब देखिए, ये जो 1/4 है ना, अगर बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये इस साइड में जाएगा तो 1/2 के स्क्वायर, सॉरी के घात 4 हो जाएगा। ये बटा हट जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इस साइड जाएगा तो अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 1/16। यही आपका आंसर है। बात समझ में आई आपको? आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ वाला कॉन्सेप्ट समझिए, अगर इसको छोड़ के भी हमने ये लिखा तो ये वाला जो हमने यहाँ पे लिखा, हमने क्या देखा लिख के, बिल्कुल यही वाला चीज़ पूरा ये लिखा गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इसी का मान तो ये दिया था ना, है ना, इसी का मान ये दिया था, तो इसके जगह पे इसको छोड़ के इसके जगह पे हम इतना नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। लिखने के बाद बराबर 1/2 करके अपना सॉल्व करके 1/16 आपका आंसर आ गया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 की घात 72, 5 की घात 36, 11 की घात 24 और 3 की घात 60 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताना है, ठीक है। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं तो ये 3 है, क्या पता इससे ज़्यादा ही आ जाए, ठीक है ना। अब इसको तो सॉल्व करने नहीं जाएंगे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि घात को देखना चाहिए, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, या तो संख्याओं में कुछ कॉमन निकलेगा या उसके पावर में कुछ कॉमन निकलेगा, ये गारंटी देता हूँ। अगर नहीं निकलेगा तो इतनी बड़ी संख्या दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, ठीक है। यही तरीका है कि या तो घात में से कॉमन निकालें हम, या फिर संख्याओं में से, ठीक है ना। तो इसे कॉमन देना ही पड़ेगा, या फिर या घात में दे कॉमन, पावर में दे कॉमन, या संख्या में दे, लेकिन देगा जरूर, ठीक है। देखिए, तो इसके क्या कहते हैं, पावर में कॉमन ले सकते हैं हम। क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। सारे 12 से, जैसे 12 छक 72, 12 तेईस 36, 12 दूनी 24, 12 पंच 60, ठीक है। तो 12 कॉमन ले सकते हैं, तो 12 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा आपका, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौके 12 पंच 60, 12 छक 72, ठीक है। इसमें ले ले तो 12 तेईस 36, इसमें ले ले तो 12 दूनी 24, इसमें ले ले तो हो जाएगा 12 पाँच 60, ठीक है। ये सिंपल हो गया। आप अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 के पावर 6 है तो क्या होगा, 2 दूना के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64, ये हो गया, ठीक है। 50 25 125, ठीक है। 1 21, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 एकम 11, 12 13, ये आ जाएगा, ठीक है। सॉरी स्क्वायर ही है ना यार, तो हम क्यूब निकाल दिए, स्क्वायर है ना, तो 1 to 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 क्या करें तो तितली का 9, नतली 27, 27 तिया 3 7 21, 81, 81 तिया 81 तिया हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 243, ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा बड़ा है आपका, तो इसमें से सबसे बड़ा ये है, इसका मतलब इस हमारा जो आंसर हो वो ये है, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 करते करते इनफाइनाइट तक दिया, ठीक है ना। तो देखिए, इसको याद कीजिए, ठीक है। जब भी ऐसा दिया हो कि एक ही संख्या बार बार √2 में आए और प्लस में हो या माइनस में हो, माइनस में आपको देगा नहीं, इतना गारंटी, प्लस में ही देगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्लस में हो और √2 में एक ही संख्या बार बार रिपीटेड हो और वो भी इनफाइनाइट तक हो, ठीक है ना, सीमित ना हो, इनफाइनाइट तक हो, तो ऐसे सवालों में जो x या y का मान पूछेगा वो यही वाला संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 2, सेम यही वाला आंसर हो जाएगा इसका। अगर प्लस में हो और इनफाइनाइट तक हो, √2 में हो, प्लस में हो और इनफाइनाइट तक एक ही संख्या हो, तो उसका मान वही वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है ना, 14। अब चलते हम 15वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है
है ना। ये भी अब माइंड गेम यहाँ पे चलेगा, ठीक है। कुछ बच्चों को अगर मैं बोलूँ इसे सॉल्व करने की तो क्या करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको। वो करेंगे कि इसको पहले विलोपन विधि से सिमिलर करेंगे, इसमें 2 का भाग गुणा करके, ठीक है ना, 2x। फिर उसको समीकरण लेके सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, इतना टाइम लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा माइंड चलाने के लिए यहाँ पे बोलूँगा कि वो तरीका आप मत कीजिएगा, ठीक है ना। कौन सा तरीका, जो तरीका मैं करता था वो भी आप ही करें, ठीक है। x और y के जोड़ने पर 13 आना चाहिए, है ना। पहला स्टेप हमारा ये है। और x और y का मान दिया तो रख के देखते हैं ना कि कौन से पे रखने पे 13 आ रहा है। 9 4 13 ये भी हो जाएगा, 6 6 12 13 ये भी हो जाएगा, 8 2 10 3 13 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसको रखने पे तो वही आ रहा है ना। अब चलते हैं इस पे। अगर पहले वाले को रखें, 4 दूनी के 8, नतली 27, 27 में 8 जोड़ेंगे, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 आ जाएगा। मैंने पहला वाला नहीं है, दूसरे को ले। 7 दूनी के 14, छतली 18, 18 14 कितना होगा, 8 4 12। ये वाला आपका आंसर सही होगा क्योंकि इसके लास्ट वाला 2 ही आ रहा है। 18 14 में लास्ट वाला कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो 18 और 14 को जोड़ के देख लीजिए, 8 4 12, 1 1 2 1 3, 32 आ गया। आपका आंसर यही है। विश्वास नहीं हो रहा तब इसे करके देख लीजिए, सही नहीं होगा। 5 दूना के 10, 8 के 24, 10 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34 होगा, ठीक है ना। तो ये सारे ट्रिक है। अब लंबा वहाँ पे लेके सॉल्व नहीं करने लगना है बैठ के, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड यूज़ करिए अपना। और क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम, देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव में क्या फ़र्क होता है वो मैं बताता हूँ आपको। बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो लास्ट आंसर है वो आना ज़रूरी नहीं है, ये सीक्रेट है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे कैलकुलेशन गलत हो गया ना, तो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर लास्ट में गलत भी आंसर आ जाएगा तो भी आपका कोई नंबर नहीं कटेगा तो 1 आध नंबर कटेगा बस, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आपका प्रोसेस देखा जाता है कि इस प्रोसेस से किया है या नहीं। जैसे गुणनखंड विधि से बोल दे तो देखेगा कि गुणनखंड विधि से किया है या नहीं। आंसर कुछ भी आए, आंसर कुछ भी आए, अगर आपका प्रोसेस सही रहेगा और बाय मिस्टेक अगर कहीं पे कैलकुलेशन में गलत हो गया और प्रोसेस आपका सही रहा तो मात्र एक या आधा नंबर कटेगा, बाकी पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ये है बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये है कि भले ही वो कैसे भी सॉल्व करने के लिए, किसी विधि से सॉल्व करने के लिए बोले, अगर उस पर हमें ध्यान, ऐसे तो कोई भी विधि से बोलता नहीं है, ठीक है ना। इसमें यह है कि कोई भी विधि से अपना माइंड चला के कुछ भी करके सवाल का आंसर लाना है। आप जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, बस सवाल का आंसर ला के आपको बताना है। ये है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। यही अंतर होता है बोर्ड एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, है ना। तो यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है कि यहाँ पे अगर मान ली कि मानना पड़ेगा कि x बराबर इतना है तो अब लिखेंगे माना x बराबर इतना, ये लिखना नहीं है, दिमाग में ही मान लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 15 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसे सॉल्व करिए। देखिए, सॉरी थोड़ा काम था। यदि 2 संख्याओं का योग 25 हो और उनका गुणनफल 144 हो तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पे भी अगर आपका माइंड चल सकता है, देखिए 25 है, 25 के लास्ट में क्या है, 5, तो 5 है, तो कैसी संख्याओं को जोड़ने पे 5 आता है, आप थोड़ा सा देखेंगे। कैसी संख्याओं को जोड़ने पे 5 आता है, 3 और 2 को जोड़े तो 5 आएगा, 4 और 1 को जोड़े तो 5 आएगा, ठीक है ना। 3 और 1 और 4 को जोड़े या 4 1 को, ये 3 2 को, 2 तरह की संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पे हमारा 5 आ सकता है, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्याएं लेनी है, पहले इस छोटे से स्टार्ट करना है। और शुरू में कौन सी संख्याएं हैं, 1 है, ठीक है ना, 2 है। तो लास्ट वाले को तो जोड़ने पे 2 संख्याएं ऐसी हैं, 4 संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें आपस में जोड़ने पे 5 आ रहा है। पहला 3 और 2 है, दूसरा 4 और 5 है, ठीक है ना। 5 और 0 नहीं लेना है भाई, समझ आया ना, 5 0 ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
यही है दो संख्याएं। तो कहने का मतलब है कि हमें इतना आइडिया हो गया कि उसके लास्ट में या तो 3 होगा, 3 और 2 होगा, दो संख्या है ना, दोनों को जोड़ने पे, तो दोनों के लास्ट में, पहले वाले के लास्ट में 3 होगा, दूसरे वाले के लास्ट में 2 होगा, या पहले वाले के लास्ट में 4 होगा या दूसरे वाले के लास्ट में 1 होगा। ये आइडिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, तो इससे पहले वाली संख्या को आप क्या मान सकते हैं, 1 है ना, क्योंकि 1 और 1 जोड़ेंगे तभी 2 होगा। तो इनके पहले 1 होगा, इनके पहले भी 1 होगा, इनके पहले भी 1 होगा, इनके पहले भी 1 होगा। बात समझ आई? देखिए यही है ना, 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 14 और 11 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। दो ही संख्याएं ली जा सकती है। अब दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करने पे 144 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 12 3 36, 12 एकम 12, 13 14 15, इतना नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको अगर करें तो 11 44, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 एकम 11, 12 13 14 15, तो 154 आ रहा। सॉरी, यहाँ पे ना ये सवाल थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है 144 नहीं है, 154 है, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे 13, इन दोनों के अलावा तो कोई संख्या होगी नहीं जिनका योगफल 25 होगा, है ना। क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं या 4 + 1 लिख सकते हैं। और कोई तरीका है लिखने का? 2 + 3 या 3 + 2 एक ही बात है ना, तो दो ही तरीके से लिख सकते हैं ना। और इधर 2 है, तो यहाँ पे 1 होगा, 1 होगा तभी तो जुटेगा, तो ये 2 होगा। यहाँ पे 1 होगा, 1 होगा शुरू में तभी जुटेगा, तो 2 होगा। दो ही संख्याएं हैं, ठीक है। पहले वाले से ये मैच नहीं कर रहा है दूसरे वाले से, यानी यहाँ पे 154 है, ठीक है, 100% कन्फर्म। सवाल गलत दे दिया है, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि जो संख्याएं हैं वो क्या है, 14 और 11 है, ठीक है। अब इनका अंतर पूछा है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3। यही आपका, देखिए हमें यहाँ पे करने में टाइम लग रहा है, ठीक है ना। अगर आपको ये पता चल गया, ठीक है, आप मुझे समझाना है, आपको बात समझिए, मुझे आपको समझाना है, इसलिए मुझसे देर हो रहा है। आपको सोचेंगे कि इतना टाइम लगा रहा है, इतना में तो कर देते हैं, बात सही है, इतना में तो हम तरीके से ही कर देते हैं, लेकिन इतना टाइम लगा क्यों, मुझे आपको समझाने में लगा, ठीक है ना। और एक बार अगर आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, ठीक है, तो आपको तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? तो देखने से ये भी करने की जरूरत नहीं ना, तो देखने से ही पता चल रहा 13 12 को जोड़ेंगे तो ये आएगा, 14 11 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो उनका मल्टीप्लाई करके भी देख लेते, काम खत्म। एक कम से कम कह लीजिए कि 10 सेकंड का काम है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पे कुछ नया बताऊंगा मैं, ठीक है ना। आपके लिए नया नहीं होगा, जिसने 12th करा है उसके लिए तो नया नहीं है, जिसने 10th करा है उसके लिए भी नया नहीं है, अगर ढंग से 10th क्लास पढ़ा होगा तो, ठीक है। देखिए, यदि x² - 16x + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब मूल की बात करें, ठीक है ना, मूल की बात करें, मूल बराबर होगा, मूल बराबर है। अगर मूल की बात करें तो आपको पता होगा कि विभक्तिकर निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। एक होता है b² - 4ac > 0, b² - 4ac < 0, ठीक है। यहाँ पे मूल कैसा दिया है वो यहाँ पे, या तो बोलेगा कि इसमें से के मूल बराबर ना हो, या तो > हो या < हो, ये भी बोल सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि मूल बराबर है, बराबर का मतलब हम ये वाला समीकरण लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही बराबर मूल वाला है, ठीक है ना। ये > वाला है, ये < वाला है, ये बराबर वाला है। मूल की बात करें तो समीकरण इन तीनों का हमारे दिमाग में इन तीनों का जो पिक्चर है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। मूल की बात करें तो ये बात याद रखिएगा। अब मूल बराबर दिया है तो बराबर वाला ये है, ठीक है ना। तो बराबर वाला आइए लिखते हैं यहाँ पे, b² - 4ac = 0, ठीक है। यहाँ पे अब हमें देखना है कि a b c का मान क्या क्या है, ठीक है। देखिए
ए का मान इसका गुणांक है, इसका गुणांक क्या है, एक है, ए का मान ये है एक, ठीक है। बी का मान इसका गुणांक है, इसका गुणांक है -16, सी का मान के है, ठीक है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो बी का स्क्वायर, बी ये है, ठीक है। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर अगर करें हम, अभी 16 × 16 ही लिख देते हैं, ठीक है ना, 16 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है। -16 का स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तब जाके माइनस हटेगा ना, 2 बार गुणा हो जाएगा। ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, सी का मान के है, ठीक है, बराबर 0। ये अब इधर चला जाएगा, इधर जाके इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -4 के, सॉरी पहले इसे हम हटाएंगे तब जाके, ऐसे नहीं होगा भाई, गलत हो जाएगा। पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, 16 × 16 ही आएगा ना, माइनस हट जाएगा। चलिए हटा दिया माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी रहेगा, माइनस यहाँ पे, दोनों का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -4 के बराबर 0 है, इनको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा -4 के = -16 × 16, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया, के का मान कितना आ गया, 16 × 16 अपॉन में 4, 4 चौक 16, 4 छके, अब इसको इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 4 छके 24, 4 एकम 4, 5 6, ये आपका आंसर है, के का मान, ठीक है। तो याद रखिए कि कभी भी मूल की बात करें, है ना, कभी भी मूल की बात करें तो हमें ये तीनों हमारा पिक्चर बन जाना चाहिए। अगर मूल बराबर बोले तो फर्स्ट वाला, ग्रेटर देन बोले तो सेकंड वाला, लेस देन बोले तो थर्ड वाला, लिख के सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। देखिए अगर ये भी समीकरण रहते हैं ना तो प्रोसेस हमारा यही रहता है, ठीक है। बराबर, इसको बराबर मान के ही चलते, बस बराबर की जगह पे यही वाला चिन्ह देते जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही रहता है, बराबर के इस साइड में, बराबर के उस साइड में, जो सेम प्रोसेस है वही करेंगे, ठीक है। और बराबर की जगह पे ये रहेगा, अगर ये ग्रेटर देन बोल दे तो, ठीक है, तो उससे आप टेंशन नहीं लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/6 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आने के चांसेस हैं इसके, शायद ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो इसे समझ लीजिए। देखिए अगर गलती मतलब किसी संख्या के बजाय किसी और संख्या से गुणा करे या भाग करे या कुछ भी करे, ठीक है, बात समझिएगा। किसी संख्या के बजाय गुणा करे या भाग करे या कुछ भी करे और उसमें त्रुटि पूछ दे, तो करना क्या आपको, कि जो भी दो या 3 जो भी अनुपात दिए होंगे, ठीक है ना, 2 या 3, यहाँ पे 11/6 दिया है और 7/12 दिया है, ठीक है ना, जो भी दिया रहेगा उसके नीचे वाले संख्याओं को देखते हुए हम एक ऐसी संख्या चूज करेंगे जो दोनों नीचे वालों दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। नीचे वालों को देखते हैं तो 12 है और 6 है, तो कौन सी संख्या लें हम, 48 ले लें, 48 ले लें। 48 अगर लेते हैं तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो एक एक बार डिवाइड कर देते हैं, 48 से एक एक बार गुणा कर देते हैं हम, ठीक है। 7/4 × 48, सॉरी 12 × 48, तो इसका क्या होगा, 12 चौका 48, 7 लिखेंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो संख्या, किसी संख्या, वो संख्या को अगर हम 7/12 से गुणा करते हैं तो हमारा ये आता, ठीक है ना। उस संख्या को, संख्या क्या है, मान लो कोई भी संख्या हो, उस संख्या को इससे अगर 7/12 से गुणा करते हैं हम तो ये आता 28 आता, ठीक है, क्योंकि वो संख्या हमने ये मान लिया 48, नीचे वालों को देख के ही माना जाता है, ठीक है ना, मान लिया 48। तो अगर 7/12 से उस संख्या में गुणा करती तो आपका आता 28। अब उस संख्या में, उस संख्या, वो संख्या क्या है, 48 है, ठीक है ना। अब उस संख्या में हम 11/6 से अगर गुणा करें तो 6 6 48, 11 8 88, तो आपका जो परसेंटेज है वो 88 आता। अगर 7/12 से उस संख्या से गुणा करते तो 28% आता, और 11/6 से करते तो 88% आता, ठीक है ना। तो पूछा क्या है इसमें, प्राप्त उत्तर में कितने की त्रुटि है, ठीक है। तो सही वाला जो है वो ये है, क्योंकि गुणा करना था उसे 11/6 से, तो सही वाला ये है, गलत वाला ये है,
तो त्रुटि अगर निकालना हो तो इसमें से इसे घटा देंगे तो हमारा त्रुटि मिल जाएगा। 88 माइनस 28 अगर कर दें तो क्या मिलेगा आपको? 8 में से 8 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा 6, है ना। ये आपकी त्रुटि 60% की है। सवाल समझ में आया? सवाल में कुछ दम नहीं है, बस जो भी संख्या दी होगी उसमें नीचे वाली संख्या को देखते हुए एक ऐसी संख्या मानेंगे, ठीक है, एक ऐसी संख्या मानेंगे जो दोनों से कट जाए, और वही संख्या आपका जो है ना मानी हुई संख्या है, ठीक है। 48 के जगह पे और भी कोई संख्या ले सकते थे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, कट जाए, ठीक है, लेकिन लेना जो छोटा से छोटा संख्या ही है। बात समझ में आई? लेना कितना है? छोटी से छोटी संख्या ही लेनी है, चाहे कोई भी संख्या आपकी मर्जी जो भी ले ले, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। वो एक एक बार गुणा करके अपना प्रतिशत निकाल लेना है, और निकालने के बाद त्रुटि पूछे तो घटा देना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पे 11 आ रहा है, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए करने पे 20 आ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस 3abc का मान क्या होगा? इसका एक सूत्र है, मैंने आपको याद होगा तो मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था इससे पहले उसमें मैंने एक सूत्र बताया था आपको इसका। कौन सा सूत्र? एक कोष्ठक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या था? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। देखिए इसमें डायरेक्ट एक समीकरण, दो समीकरण इसमें यूज होंगे, ठीक है ना। पहला समीकरण तो हमारा यही है, क्या है? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरे कोष्ठक में आपका है दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। एक समीकरण ये है। देखिए इस समीकरण में पहले हम दो समीकरण क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें हमें ये समीकरण इसका मान है, ठीक है ना। इस पूरे समीकरण का जो सूत्र है वो ये है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ये समीकरण होता है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी, इसका मान पता है हमें। चलो इसमें से अगर माइनस ले लिया तो भी प्लस में हो जाएगा, इसका भी मान पता है हमें, ठीक है। लेकिन इसका मान नहीं पता है, इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। बात समझ में? तो इसके मान के लिए एक और सूत्र है आपका, क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो 3 टू कर देंगे, ठीक है। इसका सूत्र क्या है? एक कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यही चाहिए था ना, तो हमें ये मिल गया, इसी का निकालना है ना। प्लस 2 कोष्ठक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। बात समझ में आई? अब यहाँ से हमें इसका मान भी पता है 20, इसका मान भी पता है 11, तो इसका मान निकल जाएगा ना, आप कहेंगे हाँ। तो आइए निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? इसका मान 20 है, 20 दूनी के 40, ठीक है ना, प्लस 40 आएगा, है ना। यहाँ पे इस साइड में, क्योंकि प्लस 40 इसके साथ है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 40, ठीक है। ये 11 का जो वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 121, ठीक है। तो इसका मान कितना मिल गया आपका? मिल गया आपको 121 में से अगर 40 घटाते हैं 81 मिल जाएगा, ठीक है। किसका मान? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, है ना। देखिए अब इसको हम इस सूत्र में रखेंगे तो हमें इसका मान मिल जाए, क्योंकि इसका सूत्र ये है, इसमें हमें इसका मान भी 11 है, वो भी पता चल गया, ठीक है ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी मान हमें पता है, कितना है? 81 इसका मान अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सब प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्लस वाले का भी मान हमें पता है 20,
ये भी रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, मैंने आपको तरीका बता दिया। ऐसे क्वेश्चन देंगे ना तो इसमें देखना रहेगा कि किसका मान निकालना पड़ता है। ठीक है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक, तो इसीलिए ये सूत्र याद करने जरूरी है ना। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट सूत्र होंगे ना, जो वो सब करा दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आप कर लीजिएगा। यहाँ से माइनस जरूर कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन लेने पे ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा तो प्लस वाले का मान 20 है तो हमें पता है, तो 20 का मान रख देंगे। इसका भी मान 81 हमने निकाल लिया। a प्लस बी प्लस सी का मान 11 पता ही है, रख के सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस जेड बराबर 7, वाई प्लस जेड बराबर 12, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, है ना। तो इसमें अगर हम दिमाग यूज करें तो यूज होने वाला नहीं है, क्योंकि 3 दे दिया है ना। इसका अगर 1 रखें, इसे 4 रखें तो 4 1 5, इसका 1 रखें तो इसका कितना हो जाएगा 6, 6 1 7, है ना। 4 7, 7 4 7 8 9 10 11 होगा, 12 होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे दिमाग चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जब दिमाग चलने वाला नहीं है तो क्या करें हम, इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। हाँ सही है, इन तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो हमारा ये वाला मान मिल जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दें, अगर x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इन तीनों को भी जोड़ना पड़ेगा ना, 12 7 और 15 कितना हो जाएगा, 12 7 5 12 12 12 24 हो जाएगा, है ना, 12 12 24। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इसको अगर जोड़े हम तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 24। ठीक है, देखिए इसमें से हम कॉमन, सब में से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन होगा, 2, 2 से अगर भाग दें सब में, क्योंकि 2 से भाग चला जा रहा है ना, तो 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। तो हमारा x प्लस इसका मान कितना मिल गया, 12। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखने से थोड़ा सा ना माइंड यूज करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का सोचा होता तो इनका मल्टीप्लाई होता तो एक्स स्क्वायर हो जाता, स्क्वायर तो चाहिए नहीं हमें, है ना, इसीलिए हमने जोड़ दिया। ठीक है, सवाल को देखते ही उसका जो कम से कम 4 या 5 आइडियाज आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि कैसे सॉल्व हो सकता है, उसको धर 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 पूरा क्लियर कर देना है। ठीक है, AK-47 की तरह। अब देखिए जो आखिरी सवाल है वो है हमारा 22वां सवाल। x का मान 3 पे घात 1/3 दिया है, प्लस ये दिया है। ठीक है, तब 3x का क्यूब माइनस 10 का मान पूछा। ठीक है, तो इसे 1/3 हम लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 1/3 का क्यूब इसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ऐसे। अगर एक काम को और करना चाहें अगर हम तो कर सकते हैं, हमें एक्स क्यूब का मान चाहिए ना, मेन तो इसमें यही है कि एक्स क्यूब का मान चाहिए। यहाँ पे एक्स है, अगर इसको एक्स क्यूब कर दें, दोनों तरफ अगर क्यूब का, दोनों तरफ अगर क्यूब कर दें हम तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3 की घात 1/3 प्लस 3 की घात माइनस 1/3 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दें। तो इसे अगर थोड़ा सा और इसे लिखना चाहें हम, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/3 का क्यूब प्लस 3 की घात माइनस 1/3 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो घात का घात गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, इसमें भी 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 3, ये तो माइनस में नहीं है, 3 प्लस 3 पे -1, है ना, ये बच गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3 प्लस इसे लिख सकते हैं 1/3, तभी तो ऊपर जाके माइनस में हो गया ना, 3 की घात -1। अब इनको करें
तो तितली के 9 10, 10/3, ठीक है। ये किसका मान है? एक्स क्यूब का, है ना। एक्स का मान नहीं है, एक्स क्यूब का मान है, तो डायरेक्ट 10/3 हम एक्स क्यूब के जगह पे लिख सकते हैं। तो 3 गुणे 10/3 माइनस 10 लिख दिए। ये 3 से 3 कट गया, 10 माइनस 10 बचा, तो आपका आंसर होगा 0। यही आपका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड अपना यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। थोड़ा सा माइंड यूज़ करके आप सवाल को कर सकते। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इंग्लिश का तो झंडी हो गया मेरा, ठीक है ना। इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है आने की समझा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा 22 सवाल कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लें।